को जो छोटी मोटी चीज़ें हमारी प्रीवियस लेक्चर में ऐसे अंडरस्टैंडेबल थी उनको हम दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे और एक टॉपिक जस्ट इससे फर्दर हमने करना है। बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जो आपका बड़ा लेक्चर होगा 2 घंटे का, उसके अंदर हम जो है वो चीज़ें डिटेल में इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, फोर्थ लेक्चर को इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये है कि आपके पास इसमें जो आपने ये डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी जो हमने पीछे देखी थी लास्ट टाइम, उसको हम देख रहे थे कि डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या थी। उसमें प्रिवेंशन की कुछ मेथड्स थे, कुछ मेथोडोलॉजीज थी जो हमने सीखी। उसमें सबसे पहले हमने टाइम स्टैम्प के बारे में बात की थी कि हमारे पास टाइम स्टैम्प की बेसिस के ऊपर हम जो है अपने डेडलॉक प्रिवेंशन को क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो सबसे पहली स्कीम इसकी नॉन प्रिमिटिव स्कीम है डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर। ये एक्चुअली जो हम आगे टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल पढ़ेंगे लॉकिंग के लिए और टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल फॉर कंकरेंसी कंट्रोल के लिए, जो मेजर कंटेंट है आपके पास कंकरेंसी कंट्रोल का, उसके अंदर हमने ये ट्रांजैक्शन टाइम डेडलॉक प्रिवेंशन का थोड़ा सा इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज अ टाइम स्टैम्प बेस्ड पॉलिसी और टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है वेट डाई नॉन प्रिमिटिव स्कीम। नॉन प्रिमिटिव स्कीम में अब आप जब किसी भी ट्रांजैक्शन को टाइम स्टैम्प अलॉट करते हैं तो वो उस टाइम स्टैम्प से अपने आप को मॉनिटर करना शुरू कर देता है कि मुझे कितना टाइम स्टैम्प जो है वो रिक्वायर्ड था और उसके दौरान मैं अपनी ऑपरेशंस और एग्जीक्यूशंस परफॉर्म करूंगा। तो ये अब डिपेंड करता है, इसमें से आपके पास दो किस्म की ट्रांजैक्शन मॉनिटर होती हैं। एक यंगर ट्रांजैक्शन है और एक आपके पास जो है वो हेलो, यंगर ट्रांजैक्शन और ओल्डर ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है? यंगर ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है कि जो अब जस्ट रिसेंटली अपना टाइम स्टैम्प कैरी करके स्टार्ट हुई है, जिसकी एग्जीक्यूशन जस्ट रिसेंटली अभी स्टार्ट हुई है और उसने अभी टाइम लेना है फर्दर एग्जीक्यूशन में। और ओल्डर ट्रांजैक्शन वो है जो कि वेट कर रही है मुझे लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाए और मैं जो काफ़ी देर से जिसको टाइम स्टैम्प मिला हुआ है, अलॉटेड हुआ है और उसकी बेस के ऊपर वो काम शुरू है उसका, तो वो उस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग काम करेगी अपना, और ये उसके ऊपर डिपेंडेड है कि वो कितना टाइम कंज्यूम कर चुकी है और अभी उसका रिमेनिंग टाइम कितना रहता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसमें जो ये आपके पास टेक्निक्स हैं वेट डाई एंड नॉन प्रिमिटिव टेक्निक, सबसे फर्स्ट वन वाली, इसमें ये है कि ओल्डर ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा, अगर आपने डेडलॉक से बचना है तो ओल्डर ट्रांजैक्शन जो है वो यंगर ट्रांजैक्शन का वेट करेगी वेट डाई के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसने अपना इतना रिसोर्सेज यूटिलाइज करके अपने टाइम स्टैम्प में इतना वेट करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन अपनी बारी की जो है उसने उसके लिए वेट किया कि उसकी बारी आएगी तो वो उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। इस दौरान अगर यंगर ट्रांजैक्शन आ जाती है और वो कुछ ही देर के लिए हो या शायद या थोड़ी देर के लिए या उसने ज़्यादा टाइम लेना है, लेकिन ओल्डर ट्रांजैक्शन उसका वेट करेगी और वेट करने के दौरान फिर जब तक वो यंगर ट्रांजैक्शन डाटा आइटम को रिलीज नहीं करता, ओल्डर ट्रांजैक्शन तब तक वेट करती रहेगी, ठीक है। और यंगर ट्रांजैक्शन जब अब देखते हैं कि ओल्डर ट्रांजैक्शन अपनी एग्जीक्यूशन उसने स्टार्ट की हुई है और वो अपनी प्रोसेसिंग की हालत में है, तो उस टाइम पे यंगर ट्रांजैक्शन को भी जस्ट अपने आप को स्टार्ट किए हुए टाइम हुआ है और उसकी टाइम स्टैम्प भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ जो उसने स्टार्ट लिया, तो वो क्या कर देती है, वो वेट नहीं करती ओल्डर ट्रांजैक्शन का, वो उसी टाइम पे अपने आप को ख़त्म कर देती है और देन दोबारा रीस्टार्ट करती है जब उसको टाइम फिजिबल होगा स्टार्ट करने के लिए, देन वो अपने आप को स्टार्ट कर देती है। उससे पहले वो अपने आप को रोल बैक करेगी, तो इस दौरान वो वेट नहीं करेगी। ओल्डर ट्रांजैक्शन के लिए है कि वो वेट करेगी और यंगर ट्रांजैक्शन के लिए है कि वो डाई हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, लेकिन वो वेट नहीं करेगी। तो ये दोनों के ऑपोजिट चीजें हैं। इस दौरान इस तरह से फिर हम डेडलॉक से इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हुए कि जो यंगर ट्रांजैक्शन है कि वो बेशक वेट ना करे लेकिन वो अपने आप को खत्म कर दे। ओल्डर ट्रांजैक्शन ये है कि वो वेट करेगी और जब तक यंगर ट्रांजैक्शन अपनी किसी डाटा आइटम को रिलीज नहीं कर देती, उस डाटा आइटम पे ओल्डर ट्रांजैक्शन उस तक यंगर ट्रांजैक्शन का वेट करती जाएगी। तो ये एक सिनेरियो है वेट डाई का दो ट्रांजैक्शन के दरमियान में, जिनके टाइम स्टैम्प की बेसिस पे हमने उनको जज किया कि विच ट्रांजैक्शन इज ओल्डर वन एंड विच ट्रांजैक्शन इज यंगर वन, एंड हाउ older one transaction can control the scenario and how younger one transaction can control the scenario. Older one can wait for the younger one, but younger one cannot wait for the older one
it can die itself, or it can make itself to roll back and restart its execution. इसी तरह आगे आपके पास बाउंड वेट की स्कीम की बात आती है, जिसमें आप प्रिमिटिव स्कीम जिसको कहते हैं। प्रिमिटिव स्कीम में क्या होता है कि वो उसमें ओल्डर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ओल्डर ट्रांजैक्शन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो वो ओल्डर ट्रांजैक्शन वेट करती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर वेट डाई के अंदर यंगर ट्रांजैक्शन डाई हो जाती है। बाउंड वेट के अंदर क्या होता है, बाउंड वेट के अंदर ओल्डर ट्रांजैक्शन क्या करती है, वो यंगर ट्रांजैक्शन को बाउंड कर देती है, ठीक है, मतलब जख्मी कर देती है, कम मीन्स के उसका जो ट्रांजैक्शन जो डाटा आइटम उसने की हुई है उसके ऊपर वो फोर्सली उसको रोल बैक करवाने की कोशिश करती है यंगर ट्रांजैक्शन। अब यंगर ट्रांजैक्शन तो फोर्स अब खुद रोल बैक नहीं होना चाहती, लेकिन इस स्कीम के अंदर जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो वो क्या कर देती है, यंगर वन को रोल बैक करवाने की कोशिश करती है। लेकिन यंगर बैक का यह है कि वो ओल्डर वन के लिए इस स्कीम के अंदर वेट करती है। अगर वो चाहती है कि मेरा काम भी हो सके, मेरी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो सके, तो उसका ओल्डर का वेट करना पड़ता है जब तक वो अपने ट्रांजैक्शन को अपनी डाटा आइटम को रिलीज नहीं कर देता अपने लॉक से, तब तक वो यंगर वन उसका वेट करती रहेगी। अब इस सिनेरियो में, इससे लास्ट सिनेरियो जो वेट डाई था उसके अंदर यंगर ट्रांजैक्शन बार बार रोल बैक होती है, बार बार ट्रांजैक्शन को रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी डाटा की एफिशिएंसी, जो प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी है, वो ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन इसके अंदर हमारी ये होता है कि यंगर वन रोल बैक नहीं होती, इत्मीनान के साथ वेट करती है ओल्डर वन का, और जब तक वो अपने डाटा आइटम को रिलीज नहीं करता तब तक वो इसका वेट करती जाती है। जब वो डाटा आइटम को रिलीज कर देगा देन यंगर वन की बारी आ जाएगी। तो इस सूरत में फिर आपके पास जो रोल बैक का सिनेरियो है वो कम होता है एज कंपेयर्ड विद द वेट डाइस। इस स्लाइड में किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल पूछना चाहता है इस स्लाइड में तो पूछ ले। अच्छा, ये दो स्कीम हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद आपके पास जो लास्ट वन है टाइम आउट बेस्ड स्कीम है। टाइम आउट बेस्ड स्कीम में हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड होता है लॉक एक्वायरिंग करने के लिए, कि उसको उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर लॉक ग्रांट कर दिया जाए किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए, तो वो उस टाइम तक वेट करती है, ठीक है। अब उस टाइम तक वेट करने का मकसद उसका यही होता है कि जब तक वो उसको उस टाइम पूरा नहीं हो जाता, उसका इंटरवल जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको लॉक ग्रांट किया जाएगा, तब तक वो उसका वेट करती रहेगी, आइदर वो रोल बैक कर सकती है। तो इस सूरत में क्या होगा कि लॉक एक्वायर नहीं होगा इतना जल्दी से, एक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड है, उस टाइम इंटरवल के बाद ही उसको लॉक एक्वायर किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई भी डेडलॉक पोजीशन आती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या कर सकता है, उसको रोल बैक कर दिया जाएगा, उसको लॉक ग्रांट नहीं किया जाएगा। अगर उसका टाइम इंटरवल पूरा हो जाता है और कोई डेडलॉक की सिचुएशन नहीं आती है तो उसको फिर इन अ सिक्योर मेथड लॉक प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। तो ये एक टाइम इंटरवल, खास टाइम इंटरवल के अंदर रहते हुए उस ट्रांजैक्शन को वेट करना पड़ता है ताकि वो लॉक जो उसने एक्वायर करने की कोशिश की थी उसको वो लॉक ग्रांट कर दिया जाए। इस दौरान अगर डेडलॉक अपीयर होता है तो वो आसानी से जो है वो रोल बैक हो सकती है बगैर किसी लॉक अप्लाई किए। अब इस सूरत में आपके पास स्टारवेशन भी हो सकती है, बार बार अब वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल तक पहुंचेगा तभी उसको लॉक ग्रांट किया जाएगा। अब उस दौरान अगर डेडलॉक अपीयर होता जा रहा है, तो क्या होगा कि हम बार बार एक ही ट्रांजैक्शन को जो है वो रोल बैक करते जा रहे हैं, और रोल बैक की सूरत में फिर वो स्टारवेशन क्रिएट कर सकता है किसी एक ट्रांजैक्शन, किसी सिंगल ट्रांजैक्शन। टाइम बेस्ड स्कीम का समझ आ गया आप लोगों को। हम इसके आगे जो है वो टाइम बेस्ड स्कीम, जो टाइम स्टैम्प बेस्ड स्कीम है, आगे कंकरेंसी कंट्रोल के लिए उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये प्रीवियस लेक्चर में से थोड़ी सी चीजें थी जो आपको क्लियर आउट करनी थी ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। जो आगे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है डेडलॉक्स के बाद, मल्टीपल ग्रैनुलरिटी का। इसको जरा गौर से सुनना है, देखना है, अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो इसमें ही और शी कैन आस्क मी व्हाटएवर ही और शी हैज अ क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल ग्रैनुलरिटी क्या होती है? मल्टीपल ग्रैनुलरिटी ये होता है कि आपके पास डाटा को एक हायरार्किकल फॉर्म में प्लेस कर दिया जाता है और उस हायरार्किकल फॉर्म में उसको, उस डाटा आइटम को लॉक एक्वायर करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि एक डेटाबेस होती है, उस डेटाबेस के अंदर फिर आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, मल्टीपल टेबल्स के अंदर फिर आपके पास जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं,
और मल्टीपल रिकॉर्ड्स के अंदर फिर आपके पास मल्टीपल डाटा आइटम्स प्लेस्ड हुए होते हैं। तो मतलब इतना कोर कंटेंट के अंदर जाकर कहीं डाटा आइटम आपका प्लेस्ड हुआ होता है, ठीक है। तो अगर आप डाटा आइटम को मल्टीपल ग्रैनुलरिटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस तरह से लॉकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं कि आप पूरे के पूरे डेटाबेस के ऊपर लॉक अप्लाई करें, फिर देन वो इम्प्लिसिटली आपके टेबल्स के ऊपर लॉक अप्लाई कर देगा, फिर इम्प्लिसिटली आपके टेबल्स के रिकॉर्ड के ऊपर लॉक अप्लाई कर देगा, एंड देन इम्प्लिसिटली फिर आपके जो है वो जो सबसे कोर लास्ट वाला स्टेज है डाटा आइटम का, रिकॉर्ड्स के अंदर जो डाटा आइटम प्लेस्ड हुए हैं उनके ऊपर लॉक एक्वायर कर देगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो हम ट्री की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे टॉप पे एक रूट वैल्यू है, उससे नीचे दो डिसेंडेंट वैल्यू हैं, फिर उससे नीचे दो डिसेंडेंट वैल्यूज हैं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जो है वो वैल्यूज जाती जाएंगी, ठीक है। अब इसमें आपके पास जो ग्रैनुलरिटी ऑफ लॉकिंग है, ये दो किस्म की लॉकिंग सिस्टम देता है। एक आपके पास फाइन ग्रैनुलरिटी लॉकिंग सिस्टम है, ठीक है, और दूसरा कर्स ग्रैनुलरिटी लॉकिंग सिस्टम है। फाइन ग्रैनुलरिटी लॉकिंग सिस्टम क्या होता है कि आप इसमें एक तो कंकरेंसी हाई होती है और हाई लॉकिंग ओवरहेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो ट्री है आपके पास, उसके लोअर सिस्टम में, मैं आपको ट्री बता देता हूँ, ये ट्री है आपके पास, यहाँ पर ये रूट सिस्टम है इसका, जैसे आप दिखाई दे रहा है कि ये उसका डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर फिर ये डिफरेंट टेबल्स हैं, और इन टेबल्स के अंदर फिर ये डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, और उन रिकॉर्ड्स के अंदर फिर ये आपके पास डाटा आइटम प्लेस हुई है। मीन्स के एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का टेबल है और टीचर का टेबल है। तो उस स्टूडेंट के टेबल और टीचर के टेबल के अंदर फिर आपके पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। उन रिकॉर्ड्स में आपके पास फिर ये डाटा आइटम है कि उन रिकॉर्ड में स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट एड्रेस होगा, या स्टूडेंट जो है वो आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जो भी डाटा आइटम होगा, ये उसके अंदर आपके एक हायरार्किकल शेप में ग्रैनुलरिटी को, मल्टीपल ग्रैनुलरिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जब आप लॉकिंग सिस्टम बिल्कुल ही बॉटम लेवल, लोअर लेवल पे अप्लाई करते हैं लॉकिंग सिस्टम को, तो इसको आप फाइन ग्रैनुलरिटी कहते हैं। और जब आप बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल जो कि आपको अगर रूट लेवल पे जाकर आप लॉकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं डेटाबेस पे, पूरी कंप्लीट डेटाबेस के ऊपर, तो इसको आप क्या कहते हैं, कर्स ग्रैनुलरिटी, ठीक है। तो ये आपके पास सिस्टम है कि आप जब आप लोअर लेवल पे जो है वो अप्लाई करते हैं लॉकिंग सिस्टम, तो इस पे कोई भी दूसरी ट्रांजैक्शन आके इस डाटा आइटम को रिक्वायर करने की कोशिश करेगी। तो एक्वायर करने की जब कोशिश करेगी डिफरेंट ट्रांजैक्शन आकर, तो इसमें फिर आपके कंकरेंसी के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होंगे। अब एक ट्रांजैक्शन इस डाटा आइटम को एक्वायर करना चाहती है, दूसरी ट्रांजैक्शन भी आकर इस डाटा आइटम को एक्वायर करना चाहती है। ऊपर क्योंकि लॉक नहीं हुए, डेटाबेस को उसने एक्सेस कर लिया, उसने टेबल को भी एक्सेस कर लिया बगैर लॉक के, उसने जो है वो आपके पास रिकॉर्ड को भी एक्सेस कर लिया। अब बात आ जाती है इसकी फाइन ग्रैनुलरिटी के, आपके सारे डाटा आइटम उस डेटाबेस के अंदर मौजूद जो फाइन ग्रैनुलरिटी के हिसाब से हैं, वो लॉक्ड हुए हैं। अब इनके ऊपर कंकरेंसी काफी ज्यादा हो जाती है, इनकी कंकरेंसी भी हाई है और इनका लॉकिंग सिस्टम ओवरहेड भी बहुत ज्यादा है। मतलब कि हर एक के अपने लॉकिंग सिस्टम ओवरहेड्स हैं। अब यहाँ पर ये लॉक हुआ हुआ है, तो इसको चाहिए कि इसका ऊपर जो है वो रिकॉर्ड भी लॉक्ड होना चाहिए। फिर रिकॉर्ड लॉक हुआ है तो उसके ऊपर उसका जो टेबल है वो भी लॉक्ड होना चाहिए, और टेबल के ऊपर उसके डेटाबेस भी लॉक्ड होना चाहिए। तो ये जो कंप्लीट ओवरहेड इसके ऊपर आ रहा है, ये काफी ज्यादा है कि ये अब अगर ये अनलॉक है और वो फाइन ग्रैनुलरिटी के हिसाब से चल रहा है, मतलब उसने सिर्फ डाटा आइटम्स को जाके लॉक किया हुआ है, उसके रूट लेवल को उसके लीफ लेवल को जाके लॉक किया हुआ है, बिल्कुल बॉटम लोअर लेवल को, तो उस जगह पर आपकी कंकरेंसी भी ज्यादा होगी और आपके ओवरहेड्स भी काफी ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप कर्स ग्रैनुलरिटी की बात करते हैं, जिसमें आपके पास लो लॉकिंग होती है, लो लॉकिंग ओवरहेड्स होते हैं और लो कंकरेंसी होती है, मतलब कि आप अगर बिल्कुल रूट लेवल पर जाके लॉकिंग सिस्टम करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे नीचे जो उसके ये हायरार्किकल चाइल्ड्स हैं, ये इन ट्रीज, इन सब ट्रीज के अंदर जाकर खुद ही ऑटोमेटिकली जाके लॉक अप्लाई कर लेता है अगर आप रूट लेवल को लॉक कर देते हैं। तो इस सूरत में फिर जब डाटाबेस ही कंप्लीटली लॉक है, तो फिलहाल तो डेटाबेस, कोई एक ट्रांजैक्शन अगर किसी डेटाबेस के ऊपर लॉक एक्वायर कर लेती है, तो फिर दूसरी ट्रांजैक्शन को वेट करना पड़ता है, और उस दौरान फिर आपकी जो कंकरेंसी के प्रॉब्लम है वो भी काफी ज्यादा लो होंगे। और अब जब रूट लेवल पे जाके लॉक हो गए तो फिर इसके ऊपर तो कोई और इसका पेरेंट है ही नहीं, पेरेंट नोड तो है ही नहीं इसका,
या पेरेंट कोई ड्रॉप तो है नहीं जिसके ऊपर ये जाकर लॉक अप्लाई कर सके, तो ओवरहेड भी इसके अंदर काफी ज्यादा लो हो जाते हैं। इसी का इस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। किसी का मल्टीपल ग्रैनुलरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। सबको समझ आ गई है? ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास है इंटेंशन लॉक मोड्स हैं। हमारे पास हमने जो बेसिक लॉक्स पढ़ लिए थे, हमारे पास एस लॉक और एक्स लॉक, शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक को हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पास एडिशनली 3 और लॉक आ जाते हैं जिनको हम मल्टीपल ग्रैनुलरिटीज के अंदर एक हायरार्किकल आर्किटेक्चर के अंदर स्टडी करते हैं। उन 3 लॉक्स को, उन एक्स्ट्रा 3 लॉक्स को हम कहते हैं इंटेंशन शेयर्ड लॉक, इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर्ड एंड इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक। ये 3 किस्म के लॉक्स हैं। अब ये क्या होते हैं? इंटेंशन शेयर्ड लॉक जो है वो आपके पास क्या है कि आप लोअर लेवल पर जाकर सिर्फ शेयर्ड लॉक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसमें 2 किस्म की ग्रैनुलरिटीज के लॉकिंग सिस्टम में पढ़ रहे हैं, फाइन और कॉस्टिक ग्रैनुलरिटीज। तो हम इंटेंशन शेयर्ड लॉक में क्या करते हैं कि हम रूट लेवल जो उसका लीफ लेवल है, बिल्कुल लोअर लेवल जो उसका है ट्री का, इस तरह ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ डाटा आइटम है, यहाँ पर अगर हम एक ट्री के अंदर लॉकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं मल्टीपल ग्रैनुलरिटी के अंदर शेयर्ड बेस के ऊपर, तो उसको हम इंटेंशन शेयर्ड लॉक कहेंगे। इसी तरह अगर हम जो है वो एक्सक्लूसिव या शेयर्ड लॉक दोनों अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर हम लोअर लेवल के ऊपर इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई करते हैं। इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि आपके पास जब आप अप्लाई करेंगे लोअर लेवल पर जाकर, तो फिर आपने रूट लेवल से जाकर जज करते हुए जाना है कि मेरा डाटा आइटम किस स्पेसिफिक टेबल में मौजूद है, और फिर उस स्पेसिफिक टेबल के किस स्पेसिफिक रिकॉर्ड में मौजूद है, और उस रिकॉर्ड के अंदर कौन सा स्पेसिफिक डाटा आइटम है। तो ये इतनी इंटेंशंस के साथ जब आके आप आते हैं तो इन लॉक्स को फिर आप इंटेंशंस लॉक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शेयर्ड इंटेंशंस लॉक क्या है कि अगर आप जब लॉक्स अप्लाई करते हैं, द सब ट्री रूटेड बाय द नोड, अब जितने ये सब ट्रीज हैं, ये नीचे जो उसके चाइल्ड्स हैं, ये सारे के सारे रूट्स से आगे एक्सटेंडेड हुए हैं। तो इनकी बेसिस के ऊपर जब आप लॉक करते हैं एक्सप्लिसिटली नोड को, जो रूट नोड है शेयर्ड नोड के ऊपर, जब आप उसको एक्सप्लिसिटली लॉक कर देते हैं विद अ शेयर्ड मोड, तो वो एक्सप्लिसिटली लॉकिंग इज बीइंग डन एट द लोअर एंड विद अ एक्सक्लूसिव मोड लॉक सिस्टम, ठीक है। कि शेयर्ड एक्सक्लूसिव, शेयर्ड और इंटेंस एक्सक्लूसिव लॉक में क्या चीज मेंशन कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप रूट लेवल पर जाकर शेयर्ड लॉक अप्लाई करते हैं, जस्ट शेयर्ड लॉक अप्लाई कर लें कि आपने डेटाबेस को रीड करना है, तो जब डेटाबेस को आपने जस्ट रीड करने के लिए शेयर्ड लॉक अप्लाई कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन सब के ऊपर जो उसके जितने सब ट्रीज हैं, ये नीचे जितने उसके चाइल्ड्स हैं, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जाकर क्या कर देगा, एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई कर देगा कि वो किसी भी टेबल को एडिट कर सकता है और उसके रिकॉर्ड को एडिट कर सकता है और उसके डाटा आइटम को जाकर एडिट कर सकता है। समझ आ गई आपको? सर लेकिन ये बात, ये कंसेप्ट गलत नहीं है कि हम लोग ऊपर मेन डेटाबेस को हम लोग शेयर्ड लॉक प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग सिर्फ इसमें रीड कर सकते हैं, जबकि हाँ, डेटा आइटम्स को हम लोग ये चेंज करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड डाटा करते हैं आइटम कि को हम लोग चेंज उसको करते चेंज हैं। कर सकते हैं। सर हाँ, फिर तो फिर ये हम क्या करते हैं कि अब डेटाबेस तो शेयर्ड, अब डेटाबेस शेयर्ड हो सकती है, तो डेटाबेस को तो कोई भी जाकर फिर रीड करने के लिए आ सकता है ना। अगर हम पूरी डेटाबेस को ही एक्सक्लूसिवली लॉक कर रहे हैं, हम डेटाबेस को चेंज करने जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। वहां पर चीजें फिर आपके पास बड़ी इंटेंस सिचुएशन में चली जाती हैं। आप डेटाबेस को शेयर्ड लॉक के साथ नहीं करते, आप इसके लिए खास लॉक ये इसीलिए यूज किया गया है कि शेयर्ड इंटेंसिव SIX लॉक जिसको कहते हैं, कि आप डेटाबेस को सिर्फ शेयर्ड लॉग रीड के पर्सपेक्टिव से आप लोग रीड करें, बाकी वो ऑटोमेटिकली खुद आपके लिए जो है वो नीचे शेयर्ड उसके टेबल्स को, उसके रिकॉर्ड्स को और उसके डाटा आइटम को एक्सक्लूसिवली लॉक कर देगा, ठीक है। तो अब अगर कोई डेटाबेस, कोई दूसरी ट्रांजैक्शन आती है और वो दूसरी ट्रांजैक्शन क्या करती है, उसके ऊपर शेयर्ड लॉक एक्वायर करना चाहती है या एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर करना चाहती है, एक तो शेयर्ड के साथ एक्सक्लूसिव अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। शेयर्ड के साथ कौन सा लॉक अलाउ कर सकता है, हमने प्रीवियसली पढ़ा था, शेयर्ड के साथ सिर्फ शेयर्ड लॉक अलाउ हो सकता है। तो अगर कोई दूसरी ट्रांजैक्शन आती है
तो वो उसके रूट लेवल पे जाती है डेटाबेस को, और डेटाबेस पे देखती है कि उसके ऊपर शेयर्ड लॉक लगा हुआ है, तो वो शेयर्ड लॉक एक्वायर कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो शेयर्ड लॉक एक्वायर करेगी सिर्फ रीड करने के लिए डाटा। जब वो रीड करने के लिए डाटा आइटम को रीड करेगी तो देखेगी नीचे सारे के सारे जो आपके पास उसके सब ट्रीज हैं, जिनमें आपके पास टेबल मौजूद हैं, जिनके रिकॉर्ड मौजूद हैं, और फिर उस रिकॉर्ड के अंदर डाटा आइटम मौजूद है, वो सारे एक्सक्लूसिवली लॉक्ड हुए हैं। तो फिर जब वो शेयर लॉक एक्वायर कर लेगी तो फिर उसके साथ एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर करना, उसके अंदर वो चेंजेस क्रिएट नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली लॉक हुए हैं। फिर एक्सक्लूसिव लॉक के साथ शेयर लॉक अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये इंटेंस सिचुएशन क्या हो, ऑटोमेटिकली ही नीचे सारे के सारे सब ट्रीज को एक्सक्लूसिवली लॉक कर देगी, और फिर उस सूरत में आपके पास जो है जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में आकर अमेंडमेंट या चेंजेस या अपडेशन क्रिएट कर सके। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद आपके पास ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, कि इंटेंशन लॉक अलाउ हायर लेवल नोड्स टू बी लॉक्ड इन एस और एक्सक्लूसिव लॉक मोड विदाउट हैविंग टू चेक ऑल डिसेंडेंट नोड्स। समझ आ गई बात? किसी इंटेंशन लॉक का मतलब भी यही होता है कि आप हायर लेवल पर जाकर कोई भी लॉक अप्लाई कर सकते हैं, शेयर्ड लॉक अप्लाई कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके देखे कि उनके डिसेंडेंट के ऊपर क्या चीज हो रही है, उनके ऊपर कौन से लॉक अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन आकर एक्सक्लूसिव लॉक और शेयर्ड लॉक कैरी कर सकती है हायर नोड के ऊपर, ठीक है, बजाय इसके देखे कि उसके डिसेंडेंट के ऊपर क्या हो रहा है, किसी दूसरी ट्रांजैक्शन ने लॉक एक्वायर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ये सारी चीजें आपके पास इसके अंदर आ जाती है। जी सर, जो हमारे पास ये ग्रेनुलैरिटी का जो कंसेप्ट है, ये हमारे पास कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए यूज जी होता है। कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए तो कि सर, उसके अंदर हम सॉरी ज़्यादा यूजफुल हमारे पास ग्रेनुलैरिटी का कंसेप्ट है, या फिर ब्लॉक बेस्ड प्रॉपर्टीज जो आपने पीछे पढ़ाई थी वो यूज होती है ज़्यादा? अब इसमें जो है वो हर एक की डिफरेंट ड्रॉबैक्स हैं ना, हर एक के जो है वो अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो किसी भी स्पेसिफिक यूजर के लिए उसके हिसाब से फिर प्रोवाइड करती है, प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है जो उसकी नीड होती है। अब जो फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स डाटा होगा या बहुत ही ज़्यादा ऐसा डाटा हो जिसको हैंडल करना मुश्किल हो, तो फिर उसको हम मल्टीपल ग्रैनुलरिटीज के अंदर आके डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम एक सिक्योर वे में, एक सिक्योर चैनल के साथ जो है वो किसी भी डाटा की ट्रांजैक्शन करवा सकें या किसी भी डाटा आइटम के ऊपर प्रोसेसिंग करवा सकें। अब हर एक प्रोटोकॉल, जैसा हम आगे भी प्रोटोकॉल वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, टाइम बेस्ड स्कीम पढ़ेंगे, हर एक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब आप देखें हम जब जितना हम अगर किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि शेयर्ड लॉक के साथ एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिल सकता था, हमने लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में देखा, तो वो एक हमने जो कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर देखा, उसके अंदर हमारे पास एफिशिएंसी लूज हो जाती है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें अलाउ की जा रही हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जो इंटेंस शेयर लॉक है उनके साथ इंटेंस शेयर लॉक जो है वो अलाउ किया जा रहा है, फिर इंटेंस शेयर लॉक के साथ जो है वो इंटेंस एक्सक्लूसिव लॉक भी अलाउ किया जा रहा है, इंटेंस शेयर लॉक के साथ शेयर लॉक भी अप्लाई अलाउ किया जा रहा है, और इंटेंस शेयर्ड लॉक के साथ शेयर्ड इंटेंस एक्सक्लूसिव लॉक भी अप्लाई किया अलाउ किया जा रहा है। तो मतलब हमारे पास जब इतनी चीजें अलाउ होना शुरू हो गई हैं तो हमारी इफिशिएंसी बढ़ गई है। इस सूरत में हमारा डाटा ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो जब आप ऊपर बात करें फाइन ग्रैनुलरिटी, कॉस्ट ग्रैनुलरिटी की, तो कॉस्ट ग्रैनुलरिटी जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप हायर लेवल पे, हायर नोड पर जाकर लॉकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं, जो कि इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली लोअर लेवल पर लॉक अप्लाई कर दिया जाता है। तो इस सूरत में फिर आप इतना जब बड़ा जब मेन कोर लेवल से ही आप जो है वो उसका लॉक प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर आपकी इफिशिएंसी कम हो जाती है, दूसरों को मौका नहीं मिलता, दूसरी ट्रांजैक्शन फिर परफॉर्म नहीं होती है। तो कंकरेंसी हमारे पास जैसे एक फायदेमंद चीज भी है, उतना हमारे लिए नुकसानदेह चीज भी है। कंकरेंसी के साथ हमारे पास जो है वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन जब आके परफॉर्म होती हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फाइन ग्रैनुलरिटी जब आप जाते हैं तो वहां पर आपके पास लो लेवल पर जाकर जो है वो लॉकिंग सिस्टम अप्लाई होती हैं, जहां पर आपकी कंकरेंसी काफी ज्यादा हो जाती है, और उस सूरत में फिर आपके पास लॉकिंग भी, ओवरहेड भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी लेकिन कंकरेंसी काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमने फिर इन दोनों पैरामीटर्स को देखना होता है। कंकरेंसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन साथ में हम ये देख रहे हैं कि कंकरेंसी हमें फायदा देती है चीजों के लिए, तो उस सूरत में हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है,
तो कंकरेंसी कंट्रोल के साथ साथ एफिशिएंसी को भी डिराइव किया जाता है इस जगह पर। ये उसका कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स है। इसको आपको पता लग गया कि जो इंटेंस शेयर्ड लॉक क्या है। शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक तो हमने पहले पढ़ लिए थे। मल्टीपल ग्रैन्युलरिटी के अंदर हमने इंटेंशन शेयर लॉक और इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक एंड शेयर्ड एंड इंटेंशन एक्सक्लूसिव लॉक को पढ़ लिया, और उनका कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स भी आपके सामने है कि किस लॉक को किसी दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ दूसरे लॉक को अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किस सिचुएशन में वो ट्रू होगा, किस सिचुएशन में वो फॉल्स होगा। तो ये आपके पास एक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स भी आ गया इसका। अच्छा, जो मल्टीपल ग्रैन्युलरिटी स्कीम है उसके अंदर ये कुछ चीजें आपके सामने नोटेबल हैं कि आपके पास किस तरह से लॉकिंग होती है और किस तरह से अनलॉकिंग होती है। अब तो ये आपने पहले पैरामीटर्स देख लिए कि लॉक कौन कौन से हैं और किस तरह से उनका जो है वो ग्रैन्युलरिटी को हम डिस्कस करते हैं, फाइन और कॉस्ट ग्रैन्युलरिटी को। अब बुनियादी तौर पर इस स्कीम के अंदर लॉकिंग का स्कीम अप्लाई कैसे किया जाता है, लॉकिंग होती कैसे किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए टू द अकॉर्डिंग डाटा आइटम, तो उसको अब आप देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास पहले मैंने जो क्यू मेंशन किया था वो किसी एक स्पेसिफिक डाटा आइटम को मेंशन किया था लॉकिंग सिस्टम के लिए। यहाँ पर क्यू जो है वो नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो नोड आपके पास एक डेटाबेस भी हो सकती है, वो नोड आपके पास एक जो है वो टेबल भी हो सकता है और एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, और वो नोड आपके पास एक डाटा आइटम भी हो सकती है सिंगल। तो अब उनके ऊपर किसी ट्रांजैक्शन ने उस मल्टीपल ग्रैन्युलरिटी के अंदर लॉक अप्लाई करने हैं तो कैसे लॉक अप्लाई करेगा। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, अपने कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स को देखेगा कि मैं क्या लॉक किसी स्पेसिफिक नोड पे अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स ये उसने देख लिया। उसके बाद वो देखता है कि रूट ऑफ द ट्री मस्ट बी लॉक फर्स्ट। सबसे पहले आपने जो रूट है, जो सबसे ऊपर टॉप पे जो नोड पड़ी हुई है, उसको देखना है वो लाजमन लॉक्ड होनी चाहिए किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, एंड मे बी लॉक्ड इन एनी मोड, और किसी भी मोड में लॉक हो। ठीक है, शेयर्ड लॉक हो या एक्सक्लूसिव लॉक हो, लेकिन लॉक होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, a node Q can be locked by TI in a S or intensive shared lock mode only if the parent of the Q is currently locked by TI in either intensive exclusive lock or intensive shared mode lock। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स से ये चीज जज कर ली कि आपने ये देख लिया कि आपके पास जब आप किसी भी एक सिंगल नोड पे, मतलब आप जाके उस सब ट्री के अंदर जाके किसी एक रिकॉर्ड को लॉक करना चाह रहे हैं या किसी एक डाटा आइटम को या किसी एक टेबल को लॉक करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपने देखना है कि जो उसका रूट था उसके ऊपर अगर आप उस डाटा आइटम के ऊपर शेयर्ड या इंटेंसिव शेयर्ड लॉक अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी टेबल से आपने ये देखा कि उसके रूट के ऊपर इंटेंसिव शेयर्ड लॉक मौजूद है या इंटेंसिव एस लॉक मौजूद है, तो तभी आप जाकर शेयर्ड लॉक या इंटेंसिव शेयर्ड लॉक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक्स लॉक अप्लाई करना है, एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई करना है, या शेयर्ड इंटेंसिव एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई करना है और या इंटेंसिव एक्सक्लूसिव लॉक अप्लाई करना है, तो आपने कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स के जरिए से ही देख लिया कि आप उसके साथ जो है ऊपर रूट लॉक के ऊपर, रूट नोड के ऊपर आपको उस डाटा आइटम के इंटेंसिव शेयर्ड लॉक मौजूद होना चाहिए या फिर शेयर्ड इंटेंसिव एक्सक्लूसिव लॉक मौजूद होना चाहिए, तभी जाकर वो इन तीनों लॉक्स को अप्लाई कर सकता है उसके ऊपर। ये चीज हो गई। अब इसके बाद आपके पास फिफ्थ जो पार्ट आ जाता है वो कहता है TI कैन लॉक अ नोड ओनली इफ इट हैज अ नॉट प्रीवियसली अनलॉक एनी नोड। अब वो कहता है कि जो है वो TI कोई भी आपके पास ट्रांजैक्शन है वो किसी भी लॉक को तब तक लॉक नहीं कर सकती, किसी भी डाटा आइटम को तब तक लॉक नहीं कर सकती क्या जब तक उसके जो प्रीवियसली नोड है वो अनलॉक्ड ना हो। ठीक है, और तब जब वो अनलॉक नहीं होगी तभी वो जाकर उस नोड के ऊपर जाकर लॉक कर सकती है, अगर वो किसी दूसरी ट्रांजैक्शन में उसको लॉक्ड नहीं किया हुआ। जिस तरह हम किसी भी ट्रांजैक्शन का टू फेज लॉकिंग सिस्टम देखते हैं, पीछे हमने देखा हुआ था टू फेज लॉकिंग सिस्टम को बड़ा डेप्थली स्टडी किया कि टू फेज लॉकिंग सिस्टम में किस तरह से श्रिंकिंग फेज और ग्रोइंग फेज होता है, पहले लॉकिंग होती है फिर अनलॉकिंग होती है, वो सारा चीजें हमने डिटेल में देख ली थी। फिर हमने उसके वेरिएंट्स भी देख लिए थे, स्ट्रिक्ट लॉकिंग, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग सिस्टम और रिग्रेस टू फेज लॉकिंग सिस्टम था हमारे पास, वो भी हमने, और कंसिडरेशन लॉकिंग सिस्टम था वो भी हमने टू फेज लॉकिंग सिस्टम के अंदर देखे। तो वो उन सारे सिनेरियोज को देखना पड़ता है कि प्रॉपरली कोई चीज अनलॉक तो नहीं है, अगर अनलॉक नहीं है तब तक फिर आप वेट करें। ठीक है, उसका लॉक एक्वायर करने के लिए।
सिमिलरली अगर हम 6th के अंदर आते हैं तो फिर ti कैन अनलॉक अ नोड q ओनली इफ नन ऑफ द चाइल्ड q आर करंटली लॉक्ड बाय सिस्टम ti। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास कोई भी लॉकिंग सिस्टम होता है तो वो आपके पास लॉक एक्वायर करता है कोई भी ट्रांजैक्शन, वो हमेशा रूट से स्टार्ट करेगा और लीफ तक आएगा, लॉकिंग करेगा। ठीक है, कि वो पहले डेटाबेस को लॉक करेगा रूट में, फिर उसके बाद सब ट्री के अंदर टेबल को लॉक करेगा, टेबल के बाद रिकॉर्ड को लॉक करेगा, रिकॉर्ड के बाद लॉक करने के बाद वो एक स्पेसिफिक डाटा आइटम को जाकर लॉक कर सकता है। ठीक है, ये लॉकिंग का क्राइटेरिया है। सबसे पहले वो डेटाबेस को लॉक करेगा, देन वो नीचे आके आहिस्ता आहिस्ता जाके। और अनलॉकिंग का सिस्टम कैसे है कि वो लीफ से स्टार्ट करेगा, पहले वो रूट पे जा जो बेस है उसकी बिल्कुल लोअर लेवल है, वहां से पहले डाटा आइटम को अनलॉक करेगा, अन रिलीज करेगा, और फिर उसके बाद उसके रिकॉर्ड को रिलीज करेगा, उसका लॉक अनलॉक करेगा, और उसके बाद फिर टेबल को अनलॉक करेगा, और उसके बाद फिर जाकर डेटाबेस को